पर फूलों को हम उनकी खूबसूरती, उनकी खुशबू के लिए जानते हैं ना, सजावट में, भावनाओं के इजहार में। हाँ बिल्कुल, वो हमारी जीवन का हिस्सा है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये खूबसूरत तोहफे असल में पौधों के लिए कितने अहम हैं, मतलब उनके अस्तित्व के लिए? सही बात है, ये सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये असल में पौधों के वंश को आगे बढ़ाने की एक पूरी व्यवस्था है, लैंगिक प्रजनन की। आज हम इसी पर बात करेंगे। फूलों वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म्स, इनमें लैंगिक प्रजनन कैसे होता है? ये जटिल प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित करती है कि प्रजातियां लाखों साल तक बनी रहें? हाँ, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लैंगिक प्रजनन से ही नई विभिन्नताएं मतलब वेरिएशंस पैदा होती हैं, अच्छा, जो पौधों को बदलते पर्यावरण में टिके रहने में मदद करती हैं। सब कुछ उस फूल के अंदर ही होता है। तो चले खोलते हैं इसे परत दर परत। फूल के कौन से हिस्से इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में हैं? नर भाग से शुरू करें। हाँ, नर भाग यानी पुंकेसर या स्टेमन। इसमें होता है परागकोश, एंथर, जहां हजारों लाखों छोटे छोटे कण बनते हैं, परागकण, पॉलन ग्रेन। परागकण, ये तो बहुत सुने हैं। ये इतने खास क्यों हैं? ये सिर्फ कण नहीं है, ये नर युग्मक को लिए हुए हैं और इनकी बाहरी दीवार, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन? ये क्या चीज है? ये प्रकृति के सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है। मतलब इसे मजबूत एसिड, क्षार या ऊंचा तापमान भी आसानी से नष्ट नहीं कर पाता। अरे वाह! हाँ, और शायद ही कोई एंजाइम इसे गला सके। इसीलिए तो परागकण हजारों साल तक जीवाश्म मतलब फॉसिल के रूप में भी सुरक्षित मिल जाते हैं। कमाल है। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग हुई ताकि जेनेटिक संदेश सुरक्षित रहे। अच्छा, ये तो हुआ नर भाग। हाँ, मादा भाग? मादा भाग है स्त्री केसर या पिस्टल। इसका निचला फूला हुआ हिस्सा होता है अंडाशय, ओवरी, जिसके अंदर होते हैं बीजांड या ओव्यूल्स। और बीजांड के अंदर? हर बीजांड के अंदर एक बहुत ही खास संरचना होती है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। यही असल में मादा गेमेटोफाइट है। भ्रूण कोश, ये भी जटिल लगता है। हाँ, है भी। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक? कैसे? इसमें एक अंड कोशिका होती है, एग सेल, जिसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स होती हैं। दूसरी तरफ 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल्स और बीच में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। काफी व्यवस्थित है। हर कोशिका का अपना काम होगा। बिल्कुल। ये पूरी व्यवस्था आगे होने वाले निषेचन, खासकर दोहरे निषेचन के लिए एकदम तैयार रहती है। ठीक है, तो परागकण बन गए, भ्रूणकोश तैयार है। अब क्या? अब इन्हें मिलना होगा। हाँ, अब आता है परागण यानी पॉलिनेशन का चरण। परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचना। ये कैसे होता है? पौधे तो चल नहीं सकते। इसके कई तरीके हैं। कुछ पौधों में स्वपरागण होता है, मतलब उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल में। इसे ऑटोगैमी या गेटनोगेमी कहते हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर पौधों में परपरागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाते हैं। और इसके लिए मदद चाहिए होती होगी। हाँ बिल्कुल, हवा, पानी जैसे अजैविक कारक या फिर कीट, पक्षी, चमगादड़ जैसे जैविक कारक इसमें मदद करते हैं। फूलों के रंग, खुशबू, मकरंद, ये सब इन्हीं परागणकों को लुभाने के तरीके हैं। दिलचस्प। और मैंने सुना है कि वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद भी स्त्री केसर पहचान सकता है कि परागकण सही किस्म का है या नहीं। हाँ, ये बहुत रोचक है। एक तरह का रासायनिक संवाद होता है परागकण और वर्तिकाग्र के बीच। इसे परागकण स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। अगर परागकण सही प्रकार का है, कंपैटिबल है, तभी वो अंकुरित होगा और परागनली, पॉलन ट्यूब, अंडाशय की ओर बढ़ेगी। मतलब एक तरह का क्वालिटी चेक। भ्रूण कोश तक पहुंचती है, तब होती है एंजियोस्पर्म्स की सबसे अनोखी प्रक्रिया, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन ये क्या है? परागनली अपने साथ 2 नर युग्मक, मेल गैमीट्स, लाती है और उन्हें भ्रूण कोश में छोड़ देती है। 2? हाँ, 2। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है। इस प्रक्रिया को संयुग्मन, सिनगैमी कहते हैं। इससे बनता है युग्मनज, जाइगोट, जो आगे चलकर भ्रूण, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये तो सामान्य लैंगिक प्रजनन जैसा हुआ। एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक।
दूसरे का क्या? दूसरा नर युग्मक जाता है केंद्रीय कोशिका के पास, जहां पहले से 2 ध्रुवीय केंद्रक मौजूद हैं। ये नर युग्मक उन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाता है। मतलब 3 केंद्रक एक साथ मिल गए। हाँ, इसीलिए इसे त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN, जो कि त्रिगुणित मतलब 3N होता है। त्रिगुणित। अच्छा, और ये PEN क्या करता है? ये PEN तेजी से विभाजित होकर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है। ये भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण का भोजन है। ओह, तो दोहरा निषेचन इसलिए क्योंकि एक निषेचन से भ्रूण बनता है और दूसरे से भ्रूण का भोजन। बिल्कुल सही। और ये एंजियोस्पर्म्स की खासियत है। ये सुनिश्चित करता है कि भोजन तभी बने जब निषेचन सफल हो गया हो। ऊर्जा की बचत। समझ गया। नारियल का पानी जो हम पीते हैं वो क्या यही भ्रूणपोष है? हाँ, वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का बेहतरीन उदाहरण है। और जो सफेद गूदा होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। अच्छा, तो निषेचन के बाद ये बदलाव होते हैं। बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में। एकदम सही। बीज के अंदर क्या होता है? एक नन्हा पौधा यानी भ्रूण, उसका भोजन जो भ्रूणपोष हो सकता है या बीज पत्रों में जमा हो सकता है, और एक सुरक्षा कवच यानी बीज कोट। और ये बीज तुरंत उगते नहीं है, शायद अक्सर नहीं। कई बीज सुप्तावस्था डोमेंसी में चले जाते हैं। वो सही परिस्थितियां जैसे नमी, तापमान मिलने का इंतजार करते हैं। कुछ तो सालों, हजारों साल इंतजार कर सकते हैं। हजारों साल, सच में? हाँ, जैसे लुपिनस आर्क्टिकस का एक बीज मिला जो लगभग 10,000 साल पुराना था और वो अंकुरित हो गया। अविश्वसनीय। प्रकृति के टाइम कैप्सूल। और फल वो क्यों बनते हैं? फल मुख्य रूप से बीजों की सुरक्षा करते हैं और उनके फैलाव में मतलब डिस्पर्सल में मदद करते हैं। जानवर फलों को खाते हैं और बीज कहीं और गिरा देते हैं। हाँ, ये तो देखा है। और कभी-कभी फल अंडाशय के अलावा फूल के दूसरे हिस्सों से भी बनते हैं, जैसे सेब। हाँ, सेब में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन थैलेमस भी फल का मुख्य हिस्सा बनाता है। ऐसे फलों को असत्य फल फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, फूल की बनावट, परागण, दोहरा निषेचन, सब मिलके बीज बनाते हैं। हाँ, और ये बीज न सिर्फ प्रजाति को बनाए रखते हैं, बल्कि हमारी पूरी कृषि, हमारा भोजन इन्हीं पर निर्भर है। गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां सब एंजियोस्पर्म्स के बीज या फल ही तो हैं। बिल्कुल। प्रकृति की ये व्यवस्था अद्भुत है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? मतलब क्या कोई अपवाद भी हैं? है, बिल्कुल है। प्रकृति हमेशा चौंकाती है। कुछ पौधे जैसे एस्टेरेसी कुल के सदस्य या कई घासें बिना निषेचन के ही बीज बना लेती हैं। बिना निषेचन के बीज? ये कैसे मुमकिन है? इस प्रक्रिया को असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। ये लैंगिक प्रजनन की नकल है, पर इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। बीज सीधे माँ पौधे की कोशिकाओं से बन जाता है। तो बीज में जो पौधा होगा वो बिल्कुल माँ जैसा होगा? हाँ, क्लोन जैसा। और कभी-कभी एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूण भी विकसित हो जाते हैं, जैसे नींबू या आम में। इसे बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हम एपोमिक्सिस को नियंत्रित कर सकें तो हाइब्रिड बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। हाइब्रिड बीज बहुत उत्पादक होते हैं, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी में वो गुण अलग-अलग हो जाते हैं। एपोमिक्सिस से हाइब्रिड क्लोन बीज बनाए जा सकते हैं। इस पर दुनिया भर में शोध चल रहा है। ये तो कृषि में क्रांति ला सकता है। ये सब जानकर लगता है कि प्रजनन के और कितने अनजाने अनोखे रहस्य प्रकृति ने अपने अंदर समेट रखे होंगे। हाँ, प्रकृति के तरीके वाकई हैरान करने वाले हैं।